नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं सरफराज खान और आप देख रहे हैं ब्रेन स्पार्क ह्यूमैनिटीज। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन किसका, चैप्टर 4 पॉलिटिकल थ्योरी की इस बुक का। चैप्टर 4 जो है वो है सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। और हम इस बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चैप्टर बताना क्या चाहता था आपको। अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देख लिया इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, तो आपको जो मेरे द्वारा दिए जाने वाले आंसर है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको ये आंसर जो हैं वो समझ आएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि इस बुक के पीछे जो है एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चैप्टर 4 है सामाजिक न्याय, पुस्तक आधारित सवाल जवाब होने वाला है। और 1 2 3 4 5 और 6 और टोटल 6 जो है क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में है। और वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चंस जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको कैसे एक्सप्लेन करने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम डिटेल में पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन आपसे आस्क क्या कर रहा है, यानी पूछना क्या चाहता है। जब आप सवाल को समझ गए तो जवाब आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। ठीक है, तो पहला सवाल है, सवाल क्या पूछता है, हर व्यक्ति को उसका प्राय देने का मतलब क्या है। यानी हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल को उसका ड्यूज जो है, उसका जो बकाया है उसको देने का मतलब क्या होता है। बकाया, उसको जो भी उसका बकाया है, अब उसका बकाया क्या है भाई समझेंगे, वो सामाजिक न्याय के संदर्भ में समझेंगे कि हर किसी को उसका प्राय देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदलता रहता है। और ये जो हर व्यक्ति को उसका प्राय यानी ड्यू है, जो उसका किसी पे बकाया है, वो समय के साथ साथ बदलता कैसे रहता है। देखिए, अब पहले ड्यू समझते हैं, जो बकाया है वो है क्या, उसका मतलब ही पूछा गया है पहले हिस्से में। तो हर व्यक्ति को उसका प्राय देने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देना, जरूरत और योगदान के अनुसार वह मिलना चाहिए जो उसके लिए न्यायपूर्ण है। यानी जो एक व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण हक है या उसकी जरूरत है या जो उसके योगदान के अनुसार जो उसको मिलना चाहिए, वो हर व्यक्ति का जो है वो प्राय कहलाता है। सामाजिक न्याय के संदर्भ में ये बात जो है अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और सम्मान से जुड़ी हुई है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, जितनी भी अन्य अवधारणाएं हैं जो एक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का काम करती है, जैसे अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, सम्मान, वो सामाजिक न्याय के संदर्भ में जो है प्राय का काम करती है, यानी ड्यूज का काम करती है। उदाहरण के लिए, मजदूर को उसके काम का उचित वेतन मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए, ये भी उसका अधिकार है। और महिलाओं और दलितों को बराबर अधिकार और अवसर मिलना चाहिए, ये उनकी समानता का अधिकार है और यही उनका प्राय है। तो उम्मीद है कि ड्यूज का मतलब आपको समझ आ गया होगा। जो एवरी इंडिविजुअल्स का ड्यूज है कि वो है क्या जो उनका हक है, जो उनकी जरूरत है, या जो उन्होंने योगदान किया है समाज में या राज्य में, उसके अनुसार जो उन्हें मिलना चाहिए वो भी न्यायपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। वो ही हर व्यक्ति का उसका प्राय है और यही देना राज्य का दायित्व होता है। अब ये हमारे पहले हिस्से का जो है जवाब होता है। तो अब दूसरे हिस्से के जवाब की बात करते हैं कि समय के साथ साथ जो हर व्यक्ति का प्राय है वो बदलता कैसे रहता है। देखिए, समय के साथ इसलिए बदलता है क्योंकि समाज भी समय के साथ बदलता है, आर्थिक तकनीकी स्थिति भी समय के साथ बदलती है। तो न्याय और प्राय की समझ भी समय के साथ बदलती है, यानी कि जस्टिस और ड्यूज जो एक व्यक्ति को चाहिए, जो उसकी योग्यता के आधार पर उसको मिलना चाहिए, जो उसके अधिकार के आधार पर उसको मिलना चाहिए, जो समानता के अधिकार के आधार पर उसको मिलना चाहिए, जो उसकी गरिमा और सम्मान को बढ़ाने के लिए उसको मिलना चाहिए, न्याय और प्राय वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि समाज बदलता है, आर्थिक और तकनीकी स्थिति भी समाज की बदलती है, इसलिए। तो पहले के समय में केवल जीवित रहने भर का वेतन, साधारण शिक्षा और न्यूनतम सुरक्षा को पर्याप्त प्राय माना जाता था। यानी कि पहले के समय में बोले तो आज जिस डेट में हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इससे पहले यानी आज़ादी के बाद की बात लेते हैं या गुलामी के दौरान की बात लोगे, तो बेसिकली अधिकार हमें कब मिला? जब हम स्वतंत्र हो गए, जब हमारा संविधान स्थापित हो गया, देश में स्वशासन लागू हो गया,
तब से हम बात करते हैं। तो उस समय क्या था, जब देश नया नया आजाद हुआ था, तो उस समय जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त पर्याय क्या माना जाता था कि भाई जीवन जीने के लिए, बस जीवन जिसमें गुजारा उसका हो जाए उतना, अगर उसको सैलरी मिल रही है, उसकी इनकम है, ठीक है, बेसिक उसको एजुकेशन मिल गई, ठीक है, उसको बेसिक जो सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है, इतना ही बस उसको मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए, यही उसका प्राय होता था। लेकिन आज लोकतंत्र और संविधान के तहत प्राय को मानव गरिमा, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादक जीवन और राजनीतिक भागीदारी भी शामिल की गई इसमें मानी जाती है। यानी कि आज के समय में क्या क्या प्राय बन गया एक व्यक्ति का, कि उसका जो जीवन होना चाहिए वो गरिमापूर्ण होना चाहिए। अब गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बस जीवित रहने भर वेतन नहीं, एक ऐसी अच्छी खासी इनकम जिससे वो अपने परिवार का पेट पालने के साथ साथ वो अपने कुछ जो शौक है वो भी पूरे कर सके। साधारण शिक्षा नहीं, एक हायर एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, जिससे वो एक बढ़िया रोजगार जो है प्राप्त कर सके या बढ़िया जो व्यापार शुरू कर सके। न्यूनतम सुरक्षा नहीं, बल्कि पूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की आज उसको जरूरत है। उत्पादक जीवन में यानी कि प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए, ऐसी बेबुनियादी जीवन नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी यानी कि जो वो चाहता है अपनी सरकार से, या सरकार को वोट देके, या राजनीति में शामिल होके, या अपने विरोध प्रदर्शन के थ्रू या आंदोलन के थ्रू जो वो अपनी मांग चाहता है वो भी उसको मिलनी चाहिए। ये आज के लोकतंत्र और संविधान के तहत प्राय की जो है परिभाषा है, जो समय के साथ बदली है। पहले क्या होता था, पहले महिलाओं और कुछ समुदायों को मताधिकार या उच्च शिक्षा का प्राय नहीं माना जाता था उन्हें, कि इस तरह की जो वोटिंग राइट्स है या हायर एजुकेशन है वो उन्हें नहीं मिले या नहीं दिया जाता था। खासकर महिलाओं को या निचली जाति को या दलित या पिछड़ी जाति को के साथ ये व्यवहार होता था। लेकिन आज बराबर नागरिकता यानी कि इक्वल सिटीजनशिप की सोच के कारण उन्हें भी वही अधिकार देना न्याय माना जाता है। तो देखिए समय के साथ कैसे कैसे जो है प्राय यानी ड्यूज जो है बदले हैं। ड्यूज क्या है, जो एक व्यक्ति का हित होता है, जो उसके जीवन को गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्ण बनाने का काम करता है। ये प्राय उसके जीवन में जो शामिल जितने भी अधिकार होते हैं वो सभी चीजें होती हैं, और समय के साथ वो कैसे बदलते हैं ये चीजें हमने अभी जानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 2 पे चलते हैं अब, और चैप्टर 2 सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है आपको, अध्याय में दिए गए न्याय के 3 सिद्धांत की संक्षेप में चर्चा कीजिए, प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइए। यानी इस चैप्टर में, किस चैप्टर में, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस वाले चैप्टर में जो हमने 3 न्याय के सिद्धांत को समझा है उसको आपको ब्रीफिंग यहाँ पे देनी है, जो कि मैंने दे रखी है। ब्रीफ में उस पर चर्चा करनी है और एक एक उदाहरण, दो उदाहरण के साथ उसको समझाना भी है कि वो जो सिद्धांत है वो किस तरह है आज के टाइम पे काम कर रहा है। तो उत्तर जो मैंने दिया है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया गया। अध्याय में सामाजिक न्याय के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत इस तरीके से बताए गए हैं। पहला जो है अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल जो है का सिद्धांत समझाया गया है। इसका अर्थ है कि सभी लोगों को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, भागीदारी आदि के में बराबर मौका मिलना चाहिए, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कुछ बेसिक्स जो है बेसिक राइट के लिए सबको बराबर का हक मिलना चाहिए ताकि वो अपनी क्षमता और कौशल को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये लोकतंत्र और समानता की मूल धारणा से जुड़ी हुई जो है सिद्धांत है, और ये पहला सिद्धांत है किसका, न्याय का। उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको समझे अवसर की समानता को, तो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देने का जो अधिकार मिलता है वो इसी के तहत मिलता है। और उसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को समान नियमों के अनुसार बैठने का अवसर देना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो। ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है तो किसी स्पेशल कास्ट या स्पेशल प्लेस के व्यक्ति को ही बैठाना, वहाँ जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना करके सभी को समान अवसर देना। अब जो उस अवसर में सक्षम होगा, जो लायक होगा वो जीत जाएगा, जो नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली उस एग्जाम में फेल होके साइड हो जाएगा। तो अवसर की समानता का जो सिद्धांत है वो न्याय का पहला सिद्धांत
है कि सभी को अपॉर्चुनिटी तो कम से कम बराबर की मिलनी चाहिए। अब दूसरा न्याय का सिद्धांत क्या है? आवश्यकताओं पर आधारित न्याय, यानी कि नीड बेस्ड जो है ये जस्टिस है की बात करता है, आवश्यकता आधारित न्याय। इस सिद्धांत के अनुसार समाज को कमजोर और जरूरतमंद लोगों की विशेष जरूरत का ध्यान रखकर संसाधन बांटने चाहिए, यानी कि लोगों की जरूरत का ध्यान रखते हुए राज्य को संसाधनों यानी कि जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। सबको एक जैसा देना हमेशा न्याय नहीं होता है, सबको एक जैसा देना हमेशा न्याय नहीं होता है। जब हम पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको बैंक में एक्स्ट्रा जो है ब्याज दर मिलता है, तो वो क्या है, वो एक विशेष न्याय है और ये आवश्यकता आधारित विशेष न्याय होता है। तो अगर सबको एक जैसा न्याय देंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं, तो सबको एक जैसा न्याय देना जो है वो हमेशा उचित नहीं होता है। जो अधिक जरूरत में है, जिसको जरूरत अधिक है, उन्हें अधिक सहायता देना ही सामाजिक न्याय का हिस्सा कहलाता है। तो जरूरत के हिसाब से ही न्याय देना सामाजिक न्याय कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि गरीबों को मुफ्त और सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, अनाज, खाना, पानी, बिजली, ये सब कुछ आज के समय में मिलती है, तो ये क्योंकि उनकी जरूरत है इसलिए उनको मिलती है। वहीं अमीरों को ये क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अमीर इतने कैपेबल हैं, इतने सक्षम हैं कि वो चीज वो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि वो ले सकते हैं। तो जब उनको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है तो उन्हें देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बेसिक जीवन से जुड़े हुए जो हैं कुछ तत्व हैं। उसी में एक और उदाहरण है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा जैसे रैंप बना देना चढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप देना या आरक्षण आदि देना उन्हें, तो ये जो है उनके लिए आवश्यकता आधारित न्याय है, ना कि समानता का उल्लंघन। तो ठीक है, ये दूसरा न्याय का सिद्धांत है, आवश्यकताओं पर आधारित न्याय। तीसरा क्या है? योग्यता और परिश्रम पर आधारित न्याय, यानी मेरिट बेस्ड जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे। इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि जो लोग अधिक मेहनत करते हैं और अधिक जिम्मेदारी लेते हैं या अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देना ही न्याय संगत होता है। जो यार समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, जो अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, जो कौशल हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको एक्स्ट्रा देना जो है वो भी न्याय संगत होता है। ये क्या किस पे बेस्ड है? ये योग्यता और परिश्रम आधारित न्याय की श्रेणी में आता है, लेकिन ये लाभ समानता और सामाजिक न्याय को नजरअंदाज करके नहीं देना चाहिए। यानी जब भी योग्यता और परिश्रम आधारित न्याय का जो है वितरण करती है गवर्नमेंट, तो उसमें उन्हें ध्यान रखना है कि ये समानता और सामाजिक न्याय को नजरअंदाज करके नहीं देना चाहिए। यानी समानता का मतलब ये ऐसे है कि भाई जो अगर 10 लोग हैं और 10 के 10 कौशल हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो 10 को वो लाभ मिलना चाहिए, ना कि उनमें से किसी एक को। सामाजिक न्याय को नजरअंदाज ना करने का मतलब है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो अच्छा है अपने खेल में, अपने कार्य में प्रतिभाशाली है और जो है वो जिम्मेदारी लेने में आगे रहता है, लेकिन काफ़ी समस्या है उसकी लाइफ में जो उसे बाकियों से पीछे करने का काम करती है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए जो है भी योग्यता और परिश्रम आधारित न्याय देना चाहिए, ना कि उसको पीछे ढकेलने के लिए। उदाहरण भी इसमें दे रखा है मैंने। मेहनत और प्रदर्शन के आधार पर कुछ छात्रों को मेधावी छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप मिलती है मेधावी वाली, तो वो जो होता है ये किस पे मिलता है? उनकी मेहनत और प्रदर्शन पे मिलता है, जो कि सही है, ठीक है, न्याय संगत है। अधिक जिम्मेदारी वाले काम के लिए अधिक वेतन अगर किसी कर्मचारी को मिलता है तो ये भी सही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि न्याय के जो 3 सिद्धांत हैं वो अपने अपने स्तर पे अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। पहला सिद्धांत हमने देखा कि अवसर की समानता का सिद्धांत है, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल। दूसरा आवश्यकताओं पर आधारित न्याय है, यानी कि नीड बेस्ड जो जस्टिस की बात करते हैं इसमें। और तीसरा योग्यता और परिश्रम पर आधारित न्याय है, मेरिट बेस्ड जस्टिस। तो आप इस आंसर के निष्कर्ष की बात करें तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि भाई सामाजिक न्याय की सही समझ इन तीनों सिद्धांतों को संतुलन में रखती है। अवसर की समानता, जरूरत का ध्यान और योग्यता और परिश्रम का सम्मान करना ही सामाजिक न्याय देना होता है, ठीक है। तो जो मेरा आंसर है वो मेरा आंसर स्टार्ट कैसे होता है? देखो, आपको एक बेस रखना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर मेन कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करके उनको जो है डिटेल में लिखने की कोशिश करनी है, और एंडिंग करते हुए आपको एक कंक्लूजन भी लिखना है। जब आप इस तरीके से लिखते हैं
तो ये आंसर 6 नंबर का होगा तो 6 का 6 नंबर मिलेगा आपको, 4 नंबर का होगा तो 4 का 4 नंबर मिलेगा, 2 का होगा तो 2 का 2 तो गारंटी ही मिल जाएगा आपको। फिलहाल तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है भाई कि क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत, स्पेशल नीड के जो प्रिंसिपल है सभी के समान व्यवहार के सिद्धांत के विरोध में है? कि ये समान व्यवहार यानी इक्वल ट्रीटमेंट वाले जो प्रिंसिपल है उसके विरोध में है ये? तो इसको समझते हैं। बेसिकली है नहीं, ये विशेष जरूरतों का सिद्धांत एक अपने लेवल पे काम करता है। इसके काफी उदाहरणों के साथ हमने इसको समझा है और अब फिर हम समझते हैं कि भाई विशेष जरूरतों का जो सिद्धांत है वो किसी भी समानता या समान व्यवहार जैसे सिद्धांतों का विरोध नहीं करता है, बल्कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम करता है। और कैसे करता है, जब हम आंसर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। देखिए, पहली नजर में लगता है कि विशेष जरूरतों का सिद्धांत सबके साथ समान व्यवहार से अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो किसी अन्य के साथ जो विशेष है, जिसको आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है या जो पिछड़ा है, उसको बढ़ाने के लिए विशेष जरूरतों का सिद्धांत जो है लागू होता है। तो इसमें कहीं लगता है, कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई समान व्यवहार वाले सिद्धांत से ये अलग है, और वो है भी अलग, लेकिन वास्तव में ये समानता की सही और गहरी समझ के अनुरूप है, उसके विरोध में नहीं है। लेकिन देखिए, समान व्यवहार से अलग है लेकिन समानता के सिद्धांत से अलग नहीं है। उसकी डीप जो नॉलेज के साथ में ये और उसका ये समर्थन करता है, विरोध नहीं करता। अगर हम सभी के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करेंगे बिना यह देखे कि कौन कितना कमजोर है, वंचित है, तो परिणाम अन्यायपूर्ण हो सकता है। लाभ उसे मिलेगा जो अधिक आगे निकला हुआ व्यक्ति है, वो किसी भी श्रेणी में हो सकता है, वो पैसों के मामले में हो सकता है, सामाजिक बल के मामले में हो सकता है, राजनीतिक बल के मामले में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, समान जो विशेष जरूरत का सिद्धांत लागू होता है वो ऐसा व्यवहार करने के लिए कहता है कि जो कमजोर और वंचित को भी न्यायपूर्ण जो है परिणाम मिले। ठीक है, तो विशेष जरूरत का सिद्धांत ऐसे लागू नहीं होता कि बस समानता स्थापित करनी है, लेकिन विशेष जरूरत को पूरा करना है। ठीक है, जहां किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो अब इसमें तर्क क्या दे सकते हो आप? तर्क दे सकते हो कि भाई सतही समानता बनाम न्यायपूर्ण समानता, यानी जो ग्राउंड पे जो इक्वालिटी है और जो जस्ट इक्वालिटी है उसको समझना जरूरी है। देखिए, सतही समानता का मतलब क्या होता है कि सबको एक जैसे न्याय देना। यह हमेशा न्याय, यहाँ हमेशा समानता की बात होती है, न्याय की बात नहीं होती है इसमें। बस सबको एक जैसा मान लेना है और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट करने की बात होती है। लेकिन जब न्यायपूर्ण समानता की बात होती है तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन अधिक जरूरतमंद है और उन्हें अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, तो उन्हें अतिरिक्त सहायता देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो सतही समानता में क्या होता है, सबको इक्वल मान लिया जाता है। लेकिन जब न्यायपूर्ण समानता की बात होती है तो वहां पे कमजोर को देखा जाता है, वहां के निचले तबके में दबे कुचले व्यक्ति को देखा जाता है, जो पीड़ित है उसको देखा जाता है, और उसको उस लेवल पे लाने की कोशिश की जाती है जहां वो सबके समान हो सके। तो ये अतिरिक्त सहायता उसे मिलती है, इससे क्या होता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से ये एक तर्क है जो बताता है कि जो विशेष जरूरत का सिद्धांत है वो गलत नहीं है, वो इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। वहीं इसकी दूसरे तर्क आप दे सकते हो कि भाई विशेष जरूरत वाले समूह, विशेष जरूरत वाले समूह होते कौन से होते हैं? जो बहुत गरीब होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, अत्याचार झेल चुके जो समुदाय हैं जैसे दलित, आदिवासी, महिलाएं आदि। तो ये विशेष जरूरत वाले समूह हैं। यदि इन्हें वही सुविधाएं दी जाए जो अमीर और शक्तिशाली को दी जाती है तो इनका पिछड़ापन कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर इनका पिछड़ापन खत्म करना है, जो बरसों से ये पीछे हैं, तो उसके लिए इनको अधिक शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति से ज्यादा विशेष सुविधा देने की जरूरत है। तो ये विशेष जरूरतें वाले समूह को समझने की जरूरत है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। थर्ड जो है, आपको लोकतंत्र और संविधान की दृष्टि से देखना है हमें इसे, तभी ये तर्क जो है आपका बेहतर हो पाएगा। संविधान कमजोर वर्गों के लिए विशेष उपायों की बात करता है, जैसे आरक्षण की बात करता है, स्पेशल जो स्कीम्स की बात करता है, विशेष योजना, और उसको अनुमति देता भी है ताकि वे भी बराबर नागरिकता और समानता का आनंद ले सके। जो कौन है? जो कमजोर वर्ग है। तो लोकतंत्र और संविधान की दृष्टि से भी जो विशेष जरूरत का सिद्धांत है वो तर्कपूर्ण है और वो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। तो इस तरीके से आपका एक आंसर कंप्लीट होगा
और आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि इसलिए विशेष जरूरतों का सिद्धांत समानता के विरोध में नहीं है, बल्कि समानता को अधिक न्यायपूर्ण और सार्थक बनाने का जो है काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। चौथे क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या रहा है। देखिए ये कह रहा है कि न्यायपूर्ण विभाजन यानी कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को तर्कसंगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है। ठीक है, न्यायपूर्ण विभाजन को तर्कसंगत आधार पर सही ठहराया जाए तक बिल्कुल ठहराया जा सकता है। रॉल्स ने इस विचार को आगे बढ़ाने में अज्ञानता का पर्दा यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस की कल्पना का किस प्रकार उपयोग किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्या है भी कि न्यायपूर्ण विभाजन को तर्कसंगत आधार पर सही ठहराया जा सकता है, जो कि अभी तक हमने वही किया है कि जो न्यायपूर्ण विभाजन हो रहा है यानी विशेष जरूरत के आधार पर अगर किसी को विशेष सुविधा दी जा रही है, ठीक है, और समान अवसर दिया जा रहा है, तो ये गलत नहीं है, ये समानता का जो है उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी में जो रॉल्स ने जो योगदान दिया है अपने प्रिंसिपल के साथ, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत, अज्ञानता का पर्दा वाली जो सिद्धांत है उसकी इसमें हमें चर्चा करनी है। तो पहले हमें रॉल्स को समझने की जरूरत है। तो जब आप उत्तर की शुरुआत करोगे यानी आंसर की, तो आप बताओगे देखिए दार्शनिक जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय पर अपने सिद्धांत में अज्ञानता का पर्दा की कल्पना की है। इन्होंने इस सिद्धांत की जो है परिकल्पना की है और इसकी जो बिल्कुल स्टडी की है और इसको सामने रखा है। तो अज्ञानता का पर्दा बेसिकली है क्या? इसका मतलब है हम समाज के नियम संसाधनों का विभाजन इस स्थिति में सोचे कि हमें नहीं पता कि हम खुद समाज में किस स्थिति में होंगे। यानी कि जब नियम बनाना है या संसाधनों का विभाजन करना है तो उसको करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस स्थिति में सोचें कि आपको पता ही नहीं है कि आप समाज का कौन से हिस्से में है। यानी कि जो व्यक्ति नियम बना रहा है, जो संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो अपने आप को अपनी स्थिति को बिल्कुल ढक दे, उस पर अज्ञानता डाल दे, वो नॉलेजहीन हो जाए, भाई उसको नहीं पता कि वो कौन है। ठीक है, तब वो नियम बनाएगा, तब वो संसाधनों का विभाजन करेगा, तो वो उस तबके के लिए करेगा जो सबसे कमजोर है। ये बात कौन कहते हैं? जॉन रॉल्स कहते हैं। तो यही है कि अज्ञानता का पर्दा का जो मतलब क्या है कि हम समाज के नियमों और संसाधनों का विभाजन इस स्थिति में सोचे कि हमें नहीं पता कि हम खुद समाज में कौन सी स्थिति में, यानी कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम महिला हैं या पुरुष हैं, हम दलित हैं या उच्च है, कुछ नहीं पता हमें। तो फिर इससे अज्ञानता के पर्दे की परिकल्पना जो है शुरू होती है। अब समझते हैं कि आखिर में अज्ञानता का जो पर्दा है वो काम कैसे करता है। जो रॉल्स ने ये नियम तो बना दिया है, ये सिद्धांत तो रख दिया, लेकिन ये सिद्धांत कैसे काम करता है, तो इसकी ना कुछ 3-4 तरीके बताए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है कि एक कल्पिता की स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन आपको इसकी लेके चलनी है। किसकी? जो भी आप कोई नियम कानून बना रहे हो, संसाधनों का बंटवारा कर रहे हो, तो उस दौरान क्या रखना है कि रॉल्स कहता है कि मान लो कुछ लोग मिलकर समाज के बुनियादी नियम बना रहे हैं, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इनकम के लिए, अधिकारों के बंटवारे के लिए कुछ नियम बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने बारे में कुछ पता नहीं है, यानी वो कुछ नहीं जानते कि भाई उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो वे नहीं जानते कि वे आगे चलकर समाज के किस वर्ग का हिस्सा होंगे या किस स्थिति में वो जन्म लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब उन्हें पता ही नहीं है कि भाई वो कौन सी स्थिति में जन्म लेंगे, कहाँ पैदा होंगे, समाज के किस वर्ग में होंगे, तो वो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? समाज के हर वर्ग के लिए वो नियम कानून बनाएंगे। तो पहला जो इसकी कंडीशन है अज्ञानता के सिद्धांत की काम करने की, एक काल्पनिक स्थिति जो है वो स्थापित की जाती है, कल्पिता स्थिति जो है स्थापित की जाती है। अब उसमें क्या है कि इस काल्पनिक स्थिति में जो नियम बनाने वाला व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, उन्हें ये मान लेना होता है कि भैया उन्हें ये नहीं पता कि वो किस समूह से हैं, वो किसी भी समूह में हो सकते हैं। तो वो किसी भी चीज़ पर नियम बनाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, किसी भी चीज़ पर नियम बनाए, लेकिन उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वो समाज के किस हिस्से से आते हैं, यानी वो नियम बनाएंगे तो किस पर अप्लाई होगा, कहाँ लागू होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ये होती है कल्पित स्थिति यानी काल्पनिक स्थिति, जो ओरिजिनल पोजीशन को जो है स्टैंड करता है। तो पहला स्टेप यही होता है कि अज्ञानता का पर्दे में एक स्थिति निर्धारित की जाती है
जिसमें नियम कानून बनाने वाले को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि वो समाज के किस वर्ग या स्थिति में बिलोंग करता है। फिर आगे क्या होता है कि भाई दूसरा होता है न्यायपूर्ण निर्णय की मजबूरी। न्यायपूर्ण निर्णय की मजबूरी का मतलब होता है कि जब उसे पता ही नहीं है कि वो अमीर है, गरीब है, कमजोर है, शक्तिशाली है, तो वो ऐसा नियम बनाना चाहेगा जो हर स्थिति के लोगों के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण हो। समझ गए कि जब नियम कानून बनाने वाले को या संसाधनों के वितरण करने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ बिलोंग करता है, कहाँ कौन सी कंडीशन है उसकी, कि अगर मैं नियम बनाऊंगा कहीं मेरे अगेंस्ट तो काम ना करे, तो वो किसके लिए नियम बनाएगा? समूह के ऐसे वर्ग के लिए नियम बनाएगा जो कमजोर है, गरीब है या निचला तबका है। तो इससे क्या सुनिश्चित होगा कि अगर हम सबसे कमजोर वर्ग के हों तब भी जो है हमारा जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित रह सकता है। यानी कि ऐसे वर्ग के लिए जब नियम कानून बनने चालू होंगे जो सबसे निचले तबके को भी सुरक्षित करने का काम करेगा, तो अज्ञानता का पर्दा अपने आप सामाजिक न्याय स्थापित करने का काम करेगा। तो यहाँ पे न्यायपूर्ण निर्णय लेने की जो मजबूरी जो है लागू हो जाएगी। क्यों लागू होगी? क्योंकि निर्णय बनाने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं है कि निर्णय आखिर जो है लागू होकर किस वर्ग पर जो है प्रभाव डालने का काम करेगा। तो वो खुद को क्या सोचेगा कि भाई ऐसी कंडीशन के बारे में सोचेगा कि सबसे जो वर्स है, जो सबसे घटिया कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन के लिए वो नियम कानून बनाएगा। तो इससे क्या होगा भाई, न्यूनतम लाभ और कमजोरों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो जाएगी। इस अज्ञानता के पर्दे के नीचे लिए गए निर्णय स्वाभाविक रूप से बराबर अधिकार, समानता और स्वतंत्रता और कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा को प्राथमिकता देने का काम करेंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति नियम कानून बनाएगा या संसाधनों का बंटवारा करेगा, वो देखेगा कि भाई वो इक्वल जो राइट डिस्ट्रीब्यूट हो सबके अंदर, वो देखेगा कि सबको समान रूप से ये नियम लागू हो और सबको इसमें स्वतंत्रता मिले और कमजोर वर्गों के लिए खासकर इसमें एक्स्ट्रा जो है जो सुरक्षा जो है दी जाए, ताकि अगर कहीं उसके ऊपर ये नियम लागू हुआ और वो कमजोर वर्ग से बिलोंग किया तो वो सुरक्षित रह जाए, ना कि उसके साथ जो है असमानता हो। इससे क्या होगा, इससे लोकतंत्र और संविधान के अनुरूप एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनेगी। तो जब अज्ञानता का जो आवरण है, जो अज्ञानता का पर्दा है, जब उस नियम का इस्तेमाल करके कोई नियम कानून बनेगा तो वो नियम कानून समाज के सबसे निचले तबके को सुरक्षित करने का काम करेगा और यही काम जो है सामाजिक न्याय को जो है स्थापित करने के लिए होता है। और ये सिद्धांत रॉल्स द्वारा स्थापित किया गया सिद्धांत है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो कि भाई रॉल्स अज्ञानता का पर्दा का प्रयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि न्यायपूर्ण विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन तभी संभव है जब हम सभी के लिए विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक निर्णय बनाएं। तो जब हम सबसे कमजोर वर्ग के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित निर्णय बनाएंगे तभी क्या होगा, न्यायपूर्ण विभाजन जो है सुरक्षित हो सकता है और सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन आपका खत्म होता है। कोई डाउट हो कमेंट में कर सकते हो और कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट में कर सकते हो, ताकि सभी व्यक्ति के जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सके। जो भी स्टूडेंट है, अगर मेरे द्वारा कोई गलत बात की गई है तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन पे आ गए। आमतौर पर फिलहाल ठीक, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आमतौर पर एक सुरक्षित और उत्पादक यानी प्रोडक्टिव जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है और इस न्यूनतम को सुनिश्चित करने में सरकार की क्या जिम्मेदारी है। यानी एक व्यक्ति जो सेफ लाइफ जिए और प्रोडक्टिव लाइफ जिए और जो सबसे मिनिमम लाइफ जीने के लिए जो कौन सी ऐसी जरूरत है जो है उसको चाहिए होती है, जो उसको देनी जरूरी है, और इस न्यूनतम जो जरूरत है, न्यूनतम जो जरूरत है उसको सुनिश्चित करने में सरकार का क्या रोल है। इस क्वेश्चन में ये दो चीजें हमें समझानी है। तो पहला हम समझते हैं कि भाई वो न्यूनतम जरूरतें क्या क्या हैं। तो आमतौर पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक सुरक्षित और उत्पादक जीवन के लिए कुछ न्यूनतम जरूरतें जो है मानी गई हैं जो सबको मिलनी चाहिए। वो निम्न प्रकार है। कौन कौन सी है? पहला, पर्याप्त भोजन और पोषण, ये सबको मिलना चाहिए। दूसरा, स्वच्छ पानी और रहने की जगह स्वच्छ
ये सबको मिलनी चाहिए। बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सबको मिलनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा ये सबको मिलनी चाहिए। रोजगार और आजीविका का साधन ताकि वो अपना जीवन जी सके सम्मान पूर्वक, ये सबके लिए जरूरी है। सुरक्षा और सम्मान ये भी सबके लिए जरूरी है। तो जब सबके पास पर्याप्त भोजन और पोषण होगा ताकि व्यक्ति स्वस्थ और काम करने योग्य बन पाएगा। स्वच्छ पानी और रहने की जगह होगी तो सुरक्षित आवास और बुनियादी सुविधाएं उसकी अपने आप पूरी हो जाएंगी। तो जब उसको स्वास्थ्य सेवा मिलेगी तो इलाज, टीकाकरण आदि जो मिलता है तो वो एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जी पाएगा। वही बुनियादी शिक्षा क्या है कि पढ़ने लिखने की क्षमता और न्यूनतम शिक्षा उसे मिले ताकि वह समाज में और अर्थव्यवस्था में भाग ले सके, ताकि वो अपने आप को भी जो है इकोनॉमिकली फिट कर सके और अपनी जो सोसाइटी है उसको भी इकोनॉमिकली फिट कर सके। तो इसके लिए जो बुनियादी जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। रोजगार और आजीविका तो उसका अगला पार्ट है। जब वो शिक्षा ले लेगा तो रोजगार लेगा जिससे वो अपना जीवन जो है सम्मान पूर्वक चला सकेगा। वही सुरक्षा और सम्मान सबको चाहिए होता है। हिंसा, शोषण, अपमान से बचाव देने का काम जो है एक बुनियादी जरूरत का हिस्सा है और ये मानव अधिकार और बराबर नागरिक का हिस्सा भी माना जाता है, यानी इक्वल सिटीजनशिप का भी ये राइट माना जाता है ताकि वो सम्मान पूर्वक जी सके। ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो कि बुनियादी जरूरतें जो हर एक व्यक्ति को सुरक्षित और उत्पादक जीवन जीने के लिए कम से कम मिलनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इन न्यूनतम चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या क्या करती है, क्या क्या जिम्मेदारी निभाती है। तो देखिए, सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि लोकतांत्रिक राज्य और संविधान सरकार को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करें। तो न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का मतलब क्या है, वो सारी 6 की 6 चीजें एक नागरिक को देना। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करती है, नीतियां बनाकर गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुलभ और सस्ता बनाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाना लाइक पेंशन, बीमा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि को चलाना और कानून द्वारा समानता और अधिकार की रक्षा करना। तो ये जब 5 कार्य है एक सरकार करती है, जिम्मेदारी से करती है, तो हर व्यक्ति समान रूप से जो है न्यूनतम जीवन स्तर उसका सुनिश्चित हो जाता है। तो इस तरीके से जो है सरकार जो है न्यूनतम जीवन सुनिश्चित करने का काम करती है और ये दायित्वपूर्ण करती है। और ये 6 पॉइंट है, इस तरीके से एक व्यक्ति की न्यूनतम जरूरतें उभर कर सामने आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से क्लियर होता है। और जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो निष्कर्ष में ये क्लियर लिख सकते हैं कि ये सब सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जुड़े हुए बातें हैं और एक नागरिक को जो है गरिमापूर्ण और न्यूनतम जीवन जीने के लिए ये 6 चीज़ें जरूरी होती हैं। और इसके अलावा इन 6 चीज़ों की पूर्ति करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए राज्य ये काम करता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है पढ़ने में टीचर को भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन, सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई को निम्न में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरीके से सही ठहराता है। देखिए पीछे जो हमने सवाल को क्लियर किया ये उसका अगला ही पार्ट है। ये क्या कह रहा है कि भाई जो सभी नागरिकों के जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराने के लिए जो राज्य कौन कौन सी कार्रवाई करता है, इसमें से वो आप उस कार्रवाई को अच्छे जो लाइन है जो उसको उस कार्रवाई को सुनिश्चित करने का काम करती है उसे आप बताओ। तो पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा कथन है जो अच्छी तरीके से राज्य की कार्रवाई को जो है बताने का काम करता है। पहला जो है, गरीब और जर्जर व्यक्तियों को निःशुल्क सेवाएं और एक मुक्त कर्म के रूप में न्याय संगत है। बिल्कुल सही बोला ये राज्य की कार्रवाई है जो कि न्यूनतम जीवन सुनिश्चित करने के लिए है। सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराने के अवसरों को सम्मान पूर्वक कराना राज्य का काम नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये काम कराना पड़ेगा राज्य को, तभी जो जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर जो है वो उपलब्ध हो पाएगा। गा क्या कहता है, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई जो आलसी हैं तो हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। इसको हम समझेंगे।
सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना सच्ची समानता और मानवाधिकारों की स्वीकृति। बिल्कुल यही बात है। जो ये बात है, ये इसकी उलट बात ही तो यहाँ लिखी हुई है कि सभी नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध कराने के अवसरों को सम्मान पूर्वक कराना राज्य का काम नहीं है। यहाँ बोल रहा है राज्य का काम नहीं है, यहाँ बोल रहा है मानवाधिकारों की स्वीकृति है। तो दोनों एक दूसरे से उलट बात है, और जो सही बात है वो क और घ है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, इन चारों कथनों में से जो कथन सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार की सही समझ दर्शाता है वो घ है, जो लास्ट वाला था। क्यों? सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना ही सच्ची समानता और मानवीय अधिकारों की स्वीकृति है। क्यों है ये? अब इसको समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो है इसके लिए मानवाधिकार और समानता की दृष्टि से हम समझते हैं कि न्यूनतम जो स्तर सुनिश्चित करता है राज्य, वो कैसे करता है। हर नागरिक को बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास आदि देना, ये स्वीकार करना है कि सभी इंसानों का जीवन समान रूप से मूल्यवान है। सभी इंसान जो हैं एक मूल्यवान जीवन लेके पैदा किए हुए हैं, और उस जीवन को सुरक्षित रखने का काम किसका है? राज्य का है। तो जब इस तरह का काम होता है तो इस मान्यता को स्वीकार किया जाता है, बुनियादी स्तर को लागू करने वाली मान्यता को। तो यह लोकतंत्र और संविधान में बताए गए बराबर नागरिकता और अधिकार के सिद्धांत के अनुरूप ये बात होती है जो घ कथन में कही गई है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या गया? कल्याणकारी राज्य की भूमिका की भी उस कथन में बात की गई है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य केवल कानून बनाना और सुरक्षा का काम नहीं करता है, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कमजोरों की मदद करता है, गरीबी कम करने और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उसको ठहराई जाती है। तो इस तरीके का काम जो है, जो सरकार करती है, तो उससे क्या होता है कि न्यूनतम जीवन स्तर जो है सुनिश्चित होता है। और ये घ जो कथन था वो सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना ही सच्ची समानता और मानवाधिकारों की स्वीकृति है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से क्लियर होता है। अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिया है, क्यों क, ख, ग गलत है या अपूर्ण है, पूरे नहीं है। तो जो क क्या कहता है, क में कहा जाता है मैं गरीबी के लिए निःशुल्क सेवा की बात की गई है, पर इसे मुक्त कर्म यानी चैरिटी कहा गया। अच्छा, चैरिटी कहा गया, जबकि सामाजिक न्याय में इसे अधिकार माना जाता है। अब महज दया नहीं। देखो, चैरिटी के रूप में कोई काम नहीं करती गवर्नमेंट जो करती है वो उसकी ड्यूटी है, और जो वो किसी को देती है तो वो चैरिटी नहीं देती है। ठीक है, वो अपना फर्ज पूरा करती है, और जो किसी को मिलता है तो वो उसको उसका अधिकार मिलता है, ना कि उसको चैरिटी या दया या कोई दान मिलता है। ठीक है। खा क्या कहता है? खा स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य का काम नहीं है। नहीं, यह संविधान के कल्याणकारी और न्यायपूर्ण राज्य के विचार के खिलाफ है। राज्य का बिल्कुल काम है कि ये सारे काम न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना ही राज्य का काम है। तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल ही गलत थी, जो मैंने काट दी थी। गा कहता है लोगों को प्राकृतिक रूप से आलसी कहकर न्याय को व्यक्तिगत दोष तक सीमित कर देता है। बिल्कुल, प्राकृतिक रूप से आलसी कौन होता है? कोई नहीं होता। जबकि गरीबी और पिछड़ापन अक्सर सामाजिक और आर्थिक संरचना से जुड़े होते हैं। कोई प्राकृतिक रूप से आलसी नहीं होता। अगर कोई गरीब है तो उसकी कोई सामाजिक आर्थिक जो कमियां रही होगी समाज में, जिसकी वजह से वो गरीब रह गया, वरना वो गरीब नहीं रहता। तो इस तरीके से आंसर हमारा ये कंप्लीट होता है, और 6 के 6 आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और एक एक करके मैंने सभी आंसरों को आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हर एक आंसर डिटेल में समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में करिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझसे कुछ कमी रह गई हो, मैंने कुछ गलत समझाया हो, तो उसको भी कमेंट में आप डालें, ताकि उस गलती को दूसरे बच्चे ठीक कर सके। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं हम 5th चैप्टर यानी राइट्स के जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में हम अपना समय लगाएंगे और समझेंगे। होप वो वीडियो सॉल्व हो चुकी होगी और उसका सॉल्यूशन आपको ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके जो है 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी अभी जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।